कहने को तो पेंशनर्स को आरजीएचएस के तहत विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है, लेकिन हालत यह है कि गत कई समय से पेंशनर्स को न तो इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार निजी चिकित्सालयों में मिल पा रहा है और न ही इससे संबंधित जो मेडिकल स्टोर है वहां से दवाइयां मिल पा रही है। मेडिकल स्टोर विक्रेताओं द्वारा तरह तरह की बहानेबाजी उस समय की जाती है जबकि पेंशनर्स दवाइयां लेने जाते हैं। कभी यह कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, तो कभी यह कह दिया जाता है कि जो दवाइयां लिखी गई है वह दवाइयां उनके पास उपलब्ध नहीं है। दरअसल इस योजना को लेकर मेडिकल स्टोर विक्रेताओं का कहना है कि सरकार पर उनका लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है और कई महीनों तक भुगतान नहीं होता है, उन्हें भी आगे से दवाइयां लानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पेंशनर्स समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं पेंशनर्स को इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की और ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया। तो तुमको करनी होगी। राजस्थान सरकार होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ। होश में आकर बात करो। होश में आकर बात करो। हम आवाज दो। आवाज दो। हम हमारा हक मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं होगी बात तो तुमको करनी होगी। आवाज दो। आवाज दो। हम हमारा हक मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो। सरकार होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ। होश में आकर बात करो। होश में आकर बात करो। होश में आकर बात करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी। अरे बात तो तुमको करनी होगी। हम हमारा हक मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो। आवाज दो। आवाज दो। भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। गत एक वर्ष से पेंशनर्स को अनुमोदित चिकित्सालय से आरजीएचएस में निःशुल्क उपचार प्राप्त करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 14 अप्रैल 2026 से राज्य में पेंशनर्स को न तो सूचीबद्ध अनुमोदित चिकित्सालय में सुविधाएं मिल पा रही है और न ही फार्मो स्टोर से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध मिल पा रही है। राजस्थान पेंशनर समाज विगत 3 माह से कई बार चिकित्सा विभाग और आरजीएचएस के अधिकारियों से संपर्क कर इस समस्या के समाधान हेतु अनुरोध कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद समस्या को लेकर किसी तरह का समाधान नहीं हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 13 मई बुधवार को जिले के पेंशनर्स द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त किया गया एवं कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी कर इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं पेंशनर्स को लगातार हो रही परेशानियों का अविलंब निराकरण किए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि इससे कई उम्र दराज के जो पेंशनर्स है वह खासे परेशान हैं एवं उन्हें इसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आरजीएचएस योजना के अंतर्गत नए तो दवाइयाँ मिल रही है और नए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उपचार हो रहा है। 2 महीने से ये समस्या चल रही है। राज्य स्तर के ऊपर 2 बार वार्ता हो चुकी है। मुख्य सचिव महोदय को भी निवेदन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय को भी निवेदन कर दिया गया है, लेकिन इस समस्या का अभी तक भी समाधान नहीं हुआ। पेशेंट्स को दवाई नहीं मिल रही है, उनका उपचार नहीं हो रहा है, दर्द के ऊपर भटक रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पहली बात ये। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि 3 साल पहले मेडिकल बिल दिए थे आरजीएचएस योजना के अंतर्गत, उनका पेंशनर्स को भुगतान नहीं हुआ है और न उनके पास में किसी प्रकार की कोई सूचना है कि पेंशनर्स के बिल पास हुए हैं या ऑब्जेक्शन के अंदर है। यदि ऐतराज़ के अंदर है तो वो सूचना दी जाए ताकि पूर्ति कर सके। तो भुगतान भी नहीं हुआ, ये भी असंतोष है। और तीसरा मेरा निवेदन यह है कि पेंशनर्स की जो वर्ष में एक बार जिला स्तर के ऊपर जो समिति बनी हुई है, उस समिति की प्रतिमा या
2 महीने के अंदर जिला स्तरीय समिति की बैठक होनी चाहिए और वो बैठक यहाँ पर नहीं हुई है। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन कर दिया गया है कि RGHS की जो जिला स्तरीय समिति बनी हुई है उसकी तत्काल बैठक बुलाई जाए ताकि जिला स्तरीय समस्याओं से उनको अवगत कराएं और उनकर समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकें। राज्य स्तर के ऊपर हमने ये निवेदन किया है कि आप तत्काल इस समस्या का समाधान करो और सारे राजस्थान के अंदर जितने भी मेडिकल स्टोर है और मेडिकल हॉस्पिटल्स है उन सब के ऊपर नियमित रूप से पेशेंट्स को उपचार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अगला जो हमारा कदम है वो उप शाखा स्तर के ऊपर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और यदि आवश्यकता होगी तो राज्य स्तर के ऊपर भी प्रदर्शन और धरना करेंगे। कहीं न कहीं ऐसी सूचना बिल्कुल गलत है। यह इस आंदोलन में लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने इसको इंश्योरेंस मोड के ऊपर देने का मानस बनाया है और उसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसका हमने सबने मिलजुल करके और विरोध किया है कि इंश्योरेंस मोड के ऊपर किसी भी हालत में इस योजना को नहीं दी जाए, क्योंकि उसमें 50% भुगतान करना, 30% भुगतान करने का ऐसा डिसीजन ले रहे हैं और प्रतिवर्ष पेंशनर्स से आप वो सदस्यता शुल्क वसूल किया जाएगा तो इसका प्रीमियम के तौर पर। तो हम इसका विरोध करते हैं कड़े शब्दों के अंदर कि जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था चल रही है वही यथावत रखी जाए और इस व्यवस्था के अंदर सुधार किया जाए। सरकार सुधार नहीं करना चाह रही है और इस व्यवस्था को बदलना चाह रही है, इसके लिए हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लाखों विद्यार्थियों के आंखों में आंसू है, निराश है, आहत है कि आखिरकार बार बार सरकार द्वारा पेपर लीक नहीं होने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, फिर भी उनके अरमान पर आखिरकार पानी क्यों फिर जाता है। इसी महीने नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। डॉक्टर बनने के लिए कई विद्यार्थी सपने देख रहे थे, लाखों रुपए उन्होंने कोचिंग पर खर्च कर दिए, पूरा ध्यान उनका पढ़ाई की ओर केंद्रित था। परीक्षा भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई एवं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को काफी कड़ी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ा। वह भी उन्होंने सहन कर ली कि कम से कम परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसलिए यह भी हम सहन कर लेते हैं। उसके बाद आंसर शीट भी सामने आ गई और कई अभ्यर्थियों ने जब इस आंसर शीट से मिलान किया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई जनों ने मिठाई बांट दी और बताया कि उन्हें अच्छे मार्क्स आएंगे और उनका सिलेक्शन होना तय है। और इस वर्ष इस परीक्षा में लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन चयन होना था केवल 1.5 लाख अभ्यर्थियों का, यानी कि लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी ही डॉक्टर बनने वाले थे। लेकिन यह सब कुछ खुशी का ठिकाना कुछ दिनों तक ही सीमित रहा और यह जानकारी आई कि नीट का जो पेपर है वह लीक हो गई। छापामारी हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उसको लेकर अभ्यर्थी का कहना है कि आखिरकार उससे क्या होगा, क्योंकि उन्हें फिर से नए सिरे से तैयारी करनी होगी। पर्चा कैसा आएगा अगली बार, परीक्षा कब होगी कहा नहीं जा सकता है। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा संपन्न होने के बाद आगे का कार्यक्रम बना लिया था, तैयारियां कुछ और की जा रही थी, लेकिन अब सब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, जिसको लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत कांग्रेस द्वारा चित्तौड़गढ़ में भी बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। परीक्षा चाहे कोई भी हो, हर तरह की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपनी पूरी तैयारी करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे दिन हो या रात, यहाँ तक कि वह समय पर भी खाना नहीं खा पाते हैं और यह उनका प्रयास होता है कि वह परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लाखों बेरोजगार हैं एवं नौकरियां कुछ को ही मिल पाती है और आज के समय सरकारी नौकरी मिलना इतना अधिक आसान नहीं रह गया है और जब प्रतियोगी परीक्षा होती है तो कंपटीशन और अधिक बढ़ जाता है। उनमें से ही एक परीक्षा जो कि प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS की परीक्षा के लिए होती है नीट परीक्षा। प्रतिवर्ष
लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। लाखों रुपए खर्च कर वह कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, कई तरह की तैयारी करते हैं, पूरी रात भर वह अध्ययन करते हैं। और इसी वर्ष देश के कई केंद्रों पर नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के 4-5 दिन बाद ही यह खबर आने लगी कि नीट का पेपर लीक हो गया और एक प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर लीक हुआ और उसके बाद कई अभ्यर्थियों आदि को लाखों रुपए में बेच दिया गया, जिसमें कई कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल थे। बाद में जब पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो आखिरकार इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। अब यह परीक्षा फिर से होगी, लेकिन कब होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर नए सिरे से तैयारी करनी होगी। यह परीक्षा लीक होने पेपर लीक होने को लेकर पूरे देश में न केवल अभ्यर्थियों में, उनके अभिभावकों आदि में गुस्सा है। और इसी पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया एवं सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने अपने अगले कार्यक्रम, योजना आदि को लेकर तैयारियां करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन सब पर अब विराम लग गया है और उनके सामने अब अपने भविष्य को लेकर अंधकारमय स्थिति होने लगी है। हर कोई ये सवाल पूछने लगा है कि आखिरकार पेपर लीक होने पर कब तक अंकुश लग पाएगा। हर बार पेपर कोई न कोई लीक होता है और कहा जाता है कि सरकार ने कड़े नियम बना लिए हैं, कड़े कानून बना लिए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है और पेपर फिर लीक हो जाता है। साइबर ठग लगातार किसी न किसी तरह साइबर ठगी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन इन साइबर ठगों के कारनामों के बारे में जानकारी आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद लालच के कारण कई लोग इन साइबर ठगों का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के लालच में निम्बाड़ा के एक युवक को अपने चंगुल में ऐसा लिया कि 21 लाख रुपए से अधिक की उसके साथ ठगी हो गई और अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि साइबर थाना में रिपोर्ट तो दी, लेकिन उसे ये पैसे मिल पाएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता है। ऑनलाइन शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक युवक से 21,83,000 रुपये से भी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पहले छोटे निवेश पर लाभ दिखाकर भरोसा जीता और फिर अलग अलग बैंक खातों और QR कोड के माध्यम से बड़ी रकम एक युवक से निवेश करवाई। लेकिन जब युवक ने पैसा निकालने की कोशिश की तो उसका प्रॉफिट डिलीट कर ID ही बंद कर दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा सदर थाना क्षेत्र के भवानपुरा गांव में निवास करने वाले एक युवक जगबंधन धाकड़ के अनुसार 2023 में उसके एक दोस्त ने उसे ऑनलाइन निवेश साइट के बारे में बताया था। इसके बाद व्हाट्सएप पर उसे लिंक भेजा गया, जिसे खोलकर उसे आधार और पैन कार्ड अपलोड कर अकाउंट बनाया। शुरुआत में 500 रुपये निवेश कर 600 रुपये का प्रॉफिट दिखाया गया, जिससे उसे भरोसा हो गया और यही लालच उसके लिए आफत बन गया। पहली बार पैसा निकालने के बाद ट्रांजेक्शन फेल हुआ, जिसके बाद चैट बॉक्स के जरिए उसे और निवेश करने पर अधिक मुनाफे का लालच दिया गया। इसी तरह लालच दिखाया जाता रहा। 26 जनवरी 2024 को उसने 31,000 रुपये निकाले भी थे, जिससे उसका भरोसा और अधिक बढ़ गया और उसे लगा कि इस तरह वह निवेश कर रातों रात लखपति बन जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी राशि निकालने के लिए बाद में विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजी तो साइट पर दिख रहा पूरा प्रॉफिट ही डिलीट कर दिया गया और उसकी ID बंद कर दी गई, जबकि उसे पहले काफ़ी अधिक प्रॉफिट दिखाया जा रहा था और तब उसे लगा कि वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया।
जिसके बाद साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई और उसके बाद मामला साइबर थाना चित्तौड़गढ़ में दर्ज करवाया गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आए दिन साइबर ठगों द्वारा किसी न किसी तरीके से साइबर ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इन साइबर ठगों के बारे में इस तरह के कारनामे की जानकारी आने के बावजूद न जाने युवक एवं अन्य कई समझदार लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन आपसे आग्रह करता है कि इस तरह किसी भी ठगी या लालच में न आएं और साइबर ठग कुछ भी कहकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी भूल आपके लिए लाखों रुपए डुबो सकती है। चित्तौड़गढ़ में योगी समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को किया गया, जो कि देर रात्रि तक आयोजित किया गया एवं देर रात्रि तक भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजन स्थल पर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद देने का सिलसिला बना रहा। चित्तौड़गढ़ में पहली बार योगी समाज की ओर से निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान 6 जोड़े ही एक साथ सामूहिक परिणय सूत्र में बंधे, लेकिन हजारों की संख्या में मौजूद योगी समाज के लोगों में इस दौरान जो जोश एवं उत्साह था वह देखते ही बन पा रहा था। लोग खुशी के मारे देर रात्रि तक मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजन स्थल पर नाचते हुए दिखाई दिए एवं कई जनप्रतिनिधियों साधु संतों ने इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद दिया एवं इसे लाखों रुपए की जो फिजूल खर्ची होती है वैवाहिक आयोजनों पर न केवल वह बच गई, बल्कि योगी समाज ने यह दिखा दिया कि वह भी इस तरह का एक अनुकरणीय कदम उठा सकता है। इस तरह का आयोजन कई समय तक योगी समाज के लोगों को एवं अन्य जनों को याद रहेगा। इस सम्मेलन के दौरान कई साधु संतों ने भी यहाँ पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया। के पाप ताप परिताप और संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? गंगा पापम, गंगा में स्नान करने से पाप समाप्त हो जाएंगे। शशि तापम, शरद पूर्णिमा की रात होती है महाराज, आप देखते हो, आप सभी भक्त लोग खीर तैयार करके छत पे रखते हो और रात भर रखते हो, सुबह उस खीर का प्रसाद पाते हो। कई जगह मंदिरों में भी बढ़ता है। क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है उस रात को? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं जब प्रस्फुटित होती है तो ऐसा माना जाता है कि अमृत निकलता है, अमृत छटकता है, और उस अमृत तत्व का जब हमारे उस पदार्थ में, जो उस बर्तन में वो आश्रय प्रदान करता है, तो वो भी अमृत के समान हो जाता है, जो हमारे जीवन के ताप को समाप्त करता है। तो शरद पूर्णिमा को महाराज हम इंतजार करते हैं पूरे साल कि शरद पूर्णिमा की रात आए और रात्रि में चंद्र बीजम धर्म ध्रुमस्य प्रभवतो भवताम भूतये राम नामम। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सर्वप्रथम अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म परात्पर परब्रह्म सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर जगत नियंता प्राणाधार निर्विकार निराकार निर्लेप प्रभु के शब्द वांगमय स्वरूप शब्द ब्रह्म राम श्री राम जी महाराज के पुनीत पाद पद्मों में कोटिशः वंदन कर। समर्थन मूल्य पर इन दिनों सरसों, गेहूं और चना की खरीद का काम चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है। हालांकि सरसों का जो समर्थन मूल्य तय किया हुआ है वह बाजार में अधिक होने की वजह से अधिकांश काश्तकारों द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों नहीं बेचा जाकर बाजार में बेचा जा रहा है। लेकिन अन्य जो गेहूं है, चना है, उसको लेकर कई केंद्रों पर कई तरह की शिकायतें अब सामने आने लगी है। 31 मई आखिरी तारीख है, तौल को लेकर तारीख अब तक नहीं बढ़ाई गई है,
जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में इसका भारी उत्पादन हुआ है। इसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के सारास स्थित तोल केंद्र से सामने आई है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के सारास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चल रहे गेहूं तोल केंद्र पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच के दौरान सामने आई 2 दर्जन काश्तकारों के काफ़ी अधिक गेहूं खरीद चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में प्रशासन को शिकायत की गई और शिकायत में कहा गया कि कई काश्तकारों की बिना सहमति के खसरों को दूसरे काश्तकार के अंदर जोड़कर गेहूं की खरीद कर ली गई एवं इससे काफ़ी गड़बड़ी की बू आ रही है। यह षड्यंत्र एवं घोटाला किस तरह किया गया, किस लेवल पर किया गया, यह अपने आप में जांच का विषय है एवं इनका आरोप है कि कई प्रभावशाली काश्तकारों के पंजीकरण की दिनांक को ही गेहूं का तोल हो जाना और भुगतान के लिए प्रोसेस हो जाना पूरी कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला रहा है। हेमताजी गुजरूं सारण को 13 किलोमीटर गांव छेटी मारो। परसों के दिन आयो मैं थे 12 तारीख ने लाना घऊँ लायो, काले सुबह बेगा लायो, काल को बैठूं और आधा तो खाली कर दिया, तुम जान आधा बगटे ले जाऊँ, आधा नीचे पड़िया ट्रैक्टर किराए कर लायो, ट्रैक्टर खाली कर दिया परा दिया, काले सुबह बेगा लायो, आको दिन तो काले भूखा मरियो एंड शाम को गिरे जियो बाणु तुलता कही दो बंद कर दो, अब खटे ले जाऊँ मैं यानी मना भर लायो। कतरा कंट्रोल को मैसेज आयो आपके 300 क्विंटल को मिसेज आयो, धूप को कोने मुंह अतरा को ही कोने खराबी है जी, अतरा ना आया बारे कम आया पर हाजे ही लायो वो वासा बर लाया जोई ले तो भीषण गर्मी एवं तेज धूप से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जनजीवन पर इसका असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हालत यह कि न दिन में चैन है न रात को चैन है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार होने लगा है और यही स्थिति यदि आने वाले दिनों में रही तो चित्तौड़गढ़ का पारा 45 डिग्री के पार भी कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालत यह है कि इस गर्मी से बचने के लिए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाओं आदि द्वारा एक अच्छी और सकारात्मक पहल की गई है। ठंडे पानी के केन जगह जगह रखवाए गए हैं, लेकिन हालत यह है कि गर्मी इतनी अधिक तेज पड़ रही है कि कुछ ही घंटों में यह केन भी खत्म हो रहे हैं एवं अपराह्न होते होते किसी भी स्थान पर यह केन दिखाई नहीं दे रहे हैं। न केवल इंसान बल्कि जानवर भी इस भीषण गर्मी से परेशान है। बाजार में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है और पंखे गर्म हवा देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण अधिकांश लोगों द्वारा कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। बिजली की खपत भी अधिक बढ़ गई है, जिसके बीच अघोषित बिजली कटौती ने भी लोगों को काफी अधिक परेशान कर रखा है। यानी कि कुल मिलाकर मई के इस महीने में लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, जबकि अभी जून का महीना भीषण गर्मी का ओर है। लेकिन यदि अधिकतम तापमान 48 और 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो आप इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं बताते हैं हम आपको। यदि आप यह तरीका अपना लें तो हो सकता है कि तापमान यदि 50 डिग्री पहुंच जाए तो भी आपको राहत मिल सकती है। हाँ भैया, हाँ क्या हाल है? आज चित्तौड़ में तो गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी 43-44 डिग्री तापमान चल रहा है। हाँ 45 डिग्री भी हो जाएगा। मई अभी शुरू हुई है, अभी 45 डिग्री भी हो जाएगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि भी लू भी चल सकती है, अभी हीट वेव चल सकता है चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आप चिंता मत करो, चित्तौड़गढ़ आप आ जाओ, पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए आ जाओ और कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैंने लू का उपाय कर लिया है। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि जब लू लग जाती है तो उससे पहले आपको जो है प्याज जो है जेब में रख लेना चाहिए। तो मैंने आज ही डॉक्टर साहब को बोला है कि साहब क्या अगर प्याज अगर मैं जेब में रखूंगा तो जेब के अंदर तो गर्मी नहीं जाएगी, गर्मी तो ऊपर से आती है। हाँ, तो मैंने उसका उपाय कर लिया है, आप चिंता मत करो। मैं उपाय भी आपको फोन पे नहीं बताऊंगा, सब सुन लेंगे, आसपास के लोग भी सुन लेंगे। आप यहाँ आ जाओ फैमिली के साथ में, फिर मैं आपको उसको बता दूंगा, लू का उपाय बता दूंगा। आप वो पहन के पूरा जो है लू का जो मेरा उपाय है, पूरा चित्तौड़ किला घूमना दिन में, बड़ी दोपहरी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ भैया, चित्तौड़ में तो यार अभी गर्मी में इतनी है कि पानी छिड़क रहे रोड पे। अरे भैया सही कह रहा हूं मैं। हाँ, पानी का छिड़काव हो रहा भैया रोड पे। आपको दिखाऊं क्या मैं पानी का छिड़काव कैसे हो रहा रोड पे? हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो आप चित्तौड़ अगर आ जाओ, और मैंने गर्मी का उपाय कर लिया बहुत जोरदार। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर चित्तौड़। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये थे आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जो असर है उसका कितना आने वाले दिनों में पड़ेगा वह तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपील की कि 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदें, उसे बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार इसका क्या असर पड़ने वाला है, ज्वेलर्स व्यवसायों का क्या कहना है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे 14 मई गुरुवार को। नमस्कार।